हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे से सेशन में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 26 से 27 सवाल यूपीएससी सी सेट में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको लैंग्वेज की समझ नहीं होती है। भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज की टेस्टिंग है जो कि एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़कर, एक छोटे से पैसेज को पढ़कर क्या उसके अंदर के सार को समझ पा रहे हैं, क्या उसके अंदर के क्रक्स को समझ पा रहे हैं। उसी चीज की टेस्टिंग करना चाहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा अप्रोच सिखाने वाला हूं, एक ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच सिखाने वाला हूं, एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को बहुत ही प्यार के साथ बना सकते हैं। अगर 26 से 27 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं तो 20 प्लस सवालों को आप बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और आज की क्लास को अगर आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का जो आपका पहले नजरिया था ना, वो नजरिया चेंज हो जाएगा और आप कहेंगे सर, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको उसी अप्रोच को आज सिखाने वाला हूं। मैथमेटिकल अप्रोच होगा, न्यू अप्रोच होगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए भाई, तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं और इस चीज को ध्यान देना, आपके सामने यहां पर लगा है रीडिंग पैसेज। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है? और भी वीडियोस आपकी आएंगी। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करेंगे तो यूपीएससी सी सेट के अंदर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है वहां पे 26 से 27 सवाल देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहां पर बात करें कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या है? यूजुअली अनसीन टू यू। यानी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो रीडिंग पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो आमतौर पर क्या होता? अनसीन होता, जिसे आपने पहले देखा नहीं होता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आते हैं ना, उसके मदद से एग्जामिनर आपके लैंग्वेज की टेस्टिंग करना चाहता है कि क्या आपको लैंग्वेज की समझ है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या करता है? आपके स्किल को, आपके लैंग्वेज की टेस्टिंग करना चाहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसी हम पहले बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है बेस्ट इंप्लाइड या बेस्ट इंप्लाइज। हिंदी में भी लिखा है सर्वोत्तम निहित या सर्वोत्तम तात्पर्य, ठीक है? इसके बाद अजम्पशंस वाले सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस, सबसे तार्किक और तर्क संगत निष्कर्ष यानी विवेकपूर्ण निष्कर्ष। मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूसियल मैसेज, ये भी प्रश्न देखने को मिलता है, यानी महत्वपूर्ण संदेश और सबसे तार्किक और महत्वपूर्ण संदेश, ये वाला क्वेश्चन। बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज, क्रिटिकल मैसेज, क्रूसियल मैसेज, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्रक्स, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि मूल मूल बिंदु या कह सकते हैं कि मुख्य विचार, केंद्रीय विचार, उस पैसेज में क्या है, मेन आइडिया, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोरोलरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? उपफल या उपनिगमन या परिणाम। तो कोरोलरी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक टाइप्स ऑफ सवाल हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मैं आपके सामने एक बेहतर फॉर्मूला लाया हूं और इसी फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को बहुत ही प्यार के साथ निपटा सकते हैं। जैसे यहां पर फॉर्मूला क्या है? यहां फॉर्मूला है बेन। फॉर्मूला क्या है? बेन। बी फॉर ब्रॉड, ए फॉर एलियन, एन फॉर नैरो एंड ई फॉर एक्सट्रीम। अब एक एक चीजों को हम लोग यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ब्रॉड और नैरो की बात करेंगे। देखिए, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा दायरा और नैरो का मतलब होता है पतला यानी छोटा सा दायरा। जैसे हम ब्रॉड सेंस की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं एक पैसेज है और वो पैसेज जो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। एक पैसेज है, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एआई सिस्टम है,
तो एआई सिस्टम को लेकर चाइना क्या कर रहा है, एआई सिस्टम को लेकर अमेरिका क्या कर रहा है, एआई सिस्टम को लेकर इंडिया क्या कर रहा है, या फिर एआई सिस्टम को लेकर डिफरेंट कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो जब कई सारे कंट्रीज की बात वहां पर चल रही है तो ग्लोबल स्केल पे बात हो रही है। तो जब ग्लोबल स्केल पर बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और अगर ब्रॉड पैसेज है तो ऑप्शन भी ब्रॉड वाला ही होना चाहिए। लेकिन जो पेपर सेटर है, जो एग्जामिनर है, वो करता क्या है, ब्रॉड पैसेज देगा और उसमें से एक या दो ऑप्शन ऐसा करेगा जिसमें वो नैरो ऑप्शन डाल देगा। अच्छा, नैरो क्या है? अब जैसे मैंने क्या बताया कि वहां पे अलग अलग कंट्रीज की बात हो रही थी एआई सिस्टम को लेकर, लेकिन पैसेज के अंदर एक ऑप्शन ऐसा उसने डाल दिया जिसमें कह रहा है कि इंडिया जो है एआई सिस्टम को लेकर क्या कर रहा है। तो आपको लगेगा कि सर वहां पर भी तो कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक बात तो कही गई है, यहां पर इंडिया के बारे में बात कर लिया गया, लेकिन ध्यान देना उस पैसेज में ग्लोबल स्केल पर बात हो रही थी तो पैसेज ब्रॉड था। और यहां पर जो एक ऑप्शन आपके अंदर डाल दिया जाएगा वहां पर इंडिया के बारे में बात कर लिया या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में बात कर लिया गया। तो जाहिर सी बात होगा जब ब्रॉड पैसेज होगा तो ऑप्शन नैरो नहीं हो सकता। तो इस चीज को ध्यान देना है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि इंडिया के बारे में कोई बात हो रही है, इंडिया के बारे में बात हो रही है, लेकिन पैसेज के अंदर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कह दी गई है, तो नैरो अगर पैसेज है तो ग्लोबल यानी ब्रॉड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसी बात को आपको समझना है। क्लियर बात यहां तक? या मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लेता हूं कि एनर्जी को लेकर, मैं मान लेता हूं कि एनर्जी को लेकर बात हो रही है, एक ग्लोबल स्केल पर एनर्जी की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे एनर्जीज की वहां पर बात हो रही है, सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिर बहुत सारे एनर्जीज की वहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एनर्जीज की बात पैसेज में किया गया है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा उसने डाल दिया है जिसमें मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर लिया है, तो वो वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में डिफरेंट टाइप की एनर्जी की बात हो रही थी। इसका मतलब ग्लोबल स्केल पर बात हो रही थी, लार्ज स्केल पर बात हो रही थी। लेकिन पैसेज के अंदर जो आपके ऑप्शन में ए डाल दिया है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर लिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को आपको समझना। आई होप आप यहां पे समझ गए होंगे ब्रॉड और नैरो का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे एलियन। एलियन का मतलब इसमें एएलआई एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर। तो एलियन का मतलब होता है अदर। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, अदर बात, या इसी को हम लोग क्रॉस रेफरेंस भी बोल सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस। इसी को हम लोग क्रॉस रेफरेंस के नाम से जान सकते हैं। जैसे क्या है, पैसेज में क्या होगा, एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज में कुछ बात लिखी गई है। मान लेते हैं कि वो पैसेज जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। वो मान लेते हैं कि वो पैसेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, यानी रोजगार को लेकर पैसेज है। लेकिन मान लेते हैं कि उसी में एक ऑप्शन ऐसा सेट कर देगा कि वहां पे डिफरेंट टाइप की बात होगी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, लेकिन पैसेज की जो थीम है ना उसके एक दो वर्ड वहां पे डाल देगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट डाल देगा, या फिर जो पैसेज के अंदर एक दो वर्ड है उसको लाकर उसमें डाल देगा। और जब आप उस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पैसेज में ए वर्ड तो आया है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है, और वहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलियन, यानी कि एलियन बोलेंगे जिसका मतलब होता है क्रॉस रेफरेंस। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। या मान लेते हैं कि पैसेज में इन्फ्लेशन की बात हुई है, इन्फ्लेशन की बात हुई यानी कि महंगाई के बारे में बात की गई है, और ऑप्शन के अंदर कोई एक ऐसा ऑप्शन उसमें डालेगा जिसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कुछ अलग बात की गई होगी। ये चीज ध्यान देना। लेकिन पैसेज की कुछ थीम उसमें डाल देगा, पैसेज के थीम के कुछ वर्ड उसमें क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा, और आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो पैसेज में वर्ड आया है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए, और वहीं पर आप क्या खा जाएंगे, मात खा जाएंगे, वहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। तो इस चीज को भी आपको वहां पर समझना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर एक वर्ड आता है एक्सट्रीम। अगर हम बात करेंगे एक्सट्रीम, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं।
जैसे आपका मस्ट हो गया, आपका ओनली हो गया ना, आपका ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, तो एक्सट्रीम वर्ड को वहां पर डाल देता है। और जब एक्सट्रीम वर्ड को डाल देगा तो 99% केस में एक्सट्रीम वर्ड आपका क्या होगा, गलत होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्सट्रीम वर्ड आपका हमेशा गलत होगा, लेकिन 99% केस में जो आपका एक्सट्रीम वर्ड होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हमने एक फॉर्मूला बताया, ब्रॉड, नैरो, एलियन और एक्सट्रीम। तो आपको सबसे पहले पेपर सेटर किस प्रकार से ऑप्शन को डिजाइन करता है ना, उसी को सीखना है। अगर आपने इस बात को सीख लिया कि पेपर सेटर किस प्रकार से ऑप्शन को डिजाइन करता है, तो विश्वास कीजिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, और उसी चीज को आपको सीखना है। इसके बाद यहां पर बात करते हैं, इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सट्रीम वर्ड ऑफन इंडिकेट रिजिड कंक्लूजन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सट्रीम वर्ड होता है वो हमेशा क्या करता है, एक रिजिड कंक्लूजन देता है। कौन कौन से वर्ड हो गए, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, एवरीवन हो गया, मस्ट हो गया, ओनली हो गया। तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जो क्या बताते हैं, हमेशा अतिवादी शब्द होते हैं, जो हमेशा ये क्या बताते हैं कि ये सारे जो है कठोर निष्कर्ष हैं। और इस चीज को आपको ध्यान देना, 99% केस में एक्सट्रीम वर्ड वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, लेकिन 1% केस ऐसा भी होगा जिसमें वो सही भी हो सकता है। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हमने फॉर्मूला सिखा दिया। हालांकि मैं इस फॉर्मूले की मदद से ही सारे पैसेज को सॉल्व करके मैं सिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स चाहिए। तो विश्वास कीजिए मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। और मैं नोट्स में सब कुछ लिख कर भी लाया हूं, जैसे कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं, इन सारी चीजों को मैंने यहां पर बढ़िया से लिखा है। जैसे यहां पर सबसे पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो अगर आप कंक्लूजन में देखेंगे, इन पैसेज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। फैक्ट, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन किसमें, पैसेज के अंदर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंक्लूजन होता है ना, वो पैसेज में दिए गए एविडेंस, पैसेज में दिए गए फैक्ट और पैसेज में दिए गए ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम निकालते हैं। यानी जो पैसेज होगा ना, उसमें दिए गए जो तथ्य होंगे, जो साक्ष्य होंगे या फिर अवलोकन होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर क्या निकालने वाले हैं, कंक्लूजन को निकालने वाले हैं। क्लियर बात यहां तक। नो आउटसाइड नॉलेज, यानी कोई बाहरी जानकारी नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को सॉल्व करें, तो वहां पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मानता हूं भाई आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप जीएस पेपर 1 को पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, आपको हर चीज की नॉलेज है, लेकिन विश्वास कीजिए आप अपना नॉलेज वहां पर मत लगाइएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि पैसेज में जो बात कही गई है उसी के आधार पे आप ऑब्जर्वेशन करके चीजों को देखिए। आप अपना नॉलेज वहां पर मत लगाइए, जज्बाती मत होइए। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको जज्बाती नहीं होना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका हेंस हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, दज हो गया, विच मीन्स हो गया। ये सारे वर्ड्स अगर आपके पैसेज के अंदर आते हैं तो इसका मतलब वो कंक्लूजन को बताते हैं। वो क्या बताते हैं, कंक्लूजन को बताते हैं। जैसे इसलिए हो गया, इस प्रकार हो गया, जिसका अर्थ है। तो ये सारे वर्ड्स किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, कंक्लूजन की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा इट में प्रोवाइड अ फाइनल कमेंट, इट में प्रोवाइड अ फाइनल कमेंट, रिफ्लेक्शन और कॉल टू एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप वहां से जो फाइनल कमेंट निकालते हैं, वहां से जो आप फाइनल एक्शन लेते हैं, जो आपका फाइनल रिफ्लेक्शन होता है, वही कंक्लूजन होता है। इस बात को ध्यान देना है। यानी पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम टिप्पणी, प्रतिबिंब या कार्रवाई का आह्वान प्रदान कर सकता है, वही बात यहां पर है। इट में प्रेजेंट अ जजमेंट और डिसीजन रीच्ड आफ्टर कंसीडरिंग द गिवन फैक्ट और आर्गुमेंट।
यानी पैसेज के अंदर जो भी फैक्ट दिए गए हैं, जो भी एविडेंस दिए गए हैं, जो भी आर्गुमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद जिस डिसीजन पर आप पहुंचते हैं, आपकी जो ओपिनियन बनती है, वही आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी दिए गए तथ्यों या तर्कों पर विचार करने के बाद लिया गया निर्णय या निर्णय प्रस्तुत कर सकता है, और वही जो निर्णय आपका होता है ना, जो भी एविडेंस दिए गए हैं, जो भी साक्ष्य दिए गए हैं, जो भी आपके वहां पर फैक्ट दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उसको पढ़ने के बाद जो आप वहां से डिसीजन लेते हैं, आप अपनी ओपिनियन बनाते हैं, वो चीज आपकी क्या होती है, कंक्लूजन होती है। क्लियर बात, ये बात ध्यान देना है। तो जब भी कंक्लूजन आएगा तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा। एक बार इस आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं उस फॉर्मूले की मदद से ही सबको सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर एक आपका आता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इन्फ्रेंस में क्या है, इन पैसेज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, बट वी कैन यूज प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो इस बात को समझिएगा, यानी जो अनुमान, जो इन्फ्रेंस होता है, एक पैसेज में जो फैक्ट दिया गया है, पैसेज में जो ऑब्जर्वेशन है, पैसेज में जो एविडेंस दिया गया है, उसके आधार पर निकाला जाता है। बट यहां पर हम अपने प्रायर नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने लर्निंग का इस्तेमाल यहां पर हम कर सकते हैं। प्रायर नॉलेज का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान। जैसे यहां पर अनुच्छेद में यह तथ्यों को, साक्ष्यों को, अवलोकनों पर आधारित है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को, अपने अनुभव को और अपने सीखने का उपयोग यहां पर हम लोग कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, आप पैसेज के अंदर जो भी एविडेंस दिए गए हैं, जो भी फैक्ट दिए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उसके आधार पर आप इन्फरेंस निकालेंगे, लेकिन यहां पर आप अपने प्रायर नॉलेज का यूज कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान का यूज कर सकते हैं, आप अपने लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीखा जो आपने है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई काम पहले किया हुआ है, मान लेते हैं कि आपने कोई काम पहले किया हुआ है, तो उस काम से रिलेटेड अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इन्फ्रेंस में ये है, तो जब भी इन्फ्रेंस के सवाल आएंगे तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इन्फ्रेंस क्या है, एक एजुकेटेड गेस है, यानी ये पढ़ा लिखा क्या है, अनुमान है, एक शिक्षित अनुमान है। वही मैंने बताया कि जो आप अपने ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से, अनुभव से और सीखने का उपयोग करके करते हैं, उससे जो अनुमान लगाते हैं, वही आपका इन्फ्रेंस है। तो इसको हमने एजुकेटेड गेस क्यों बोला, क्योंकि यहां पर हम लोग अपना प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस और लर्निंग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना। तो आई होप कंक्लूजन और इन्फ्रेंस को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं अगला। यहां पर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस चीज ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन की। यहां पर बात हो रही इम्प्लीकेशन की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निहितार्थ के नाम से जानते हैं। हिंदी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जब बात होती है इम्प्लीकेशन की, तो इन द गिवन पैसेज इट रिफर्स टू कॉज एंड इट्स इफेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह गद्यांश में कारण और उसके प्रभाव को संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इंप्लीकेशन की बात होगी, जब इंप्लीकेशन की बात होगी, तो वहां पर पैसेज के अंदर कॉज दिया गया होगा और उसका इफेक्ट दिया गया होगा। कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, कौन बताता है, इंप्लीकेशन। और ऑथर आपसे पैसेज में पूछना क्या चाहता है, समाधान या सुझाव पूछता है। यानी आस्क सॉल्यूशन एंड सजेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज में आपको कॉज और उसका इफेक्ट दिया गया होगा, और वहां से आपसे सॉल्यूशन पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, सजेशन पूछेगा। अब जब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि अब यहां पर देखिए बाढ़ आ गई है। अब मान लेते हैं कि बाढ़ आ गई, ठीक है। एक चीज ध्यान देना यहां पर, कॉज। अब जैसे मान लीजिए बारिश हुई, तो बारिश आने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ, बाढ़ आ गई। अब उसका जो सुझाव होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को अगर आप दे रहे हैं तो आपका वो क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इम्प्लीकेशन पूछा जाएगा तो इम्प्लीकेशन में आपको करना क्या है, सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन बताना है।
एक सजेशन बताना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान देते हैं तो पैसेज में क्वेश्चन करने में आपको क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर अगला आपका आता है इम्प्लाई। तो इम्प्लाई का हिंदी में मतलब क्या होता है, निहित। इसका मतलब क्या होता है, निहित होता है। इसका मतलब क्या होता है, निहित होता है इम्प्लाई। तो इस चीज को ध्यान देना, इम्प्लाई में इन द पैसेज द ऑथर गिव्स सम हिंट्स और सजेशन बट इनडायरेक्टली। इम्प्लाई जब आपसे पूछा जाएगा तो पैसेज के अंदर जो ऑथर होगा ना, आपको कुछ हिंट देगा या आपको कुछ सजेशन देगा, लेकिन वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इस बात को समझना। इस गद्यांश में लेखक कुछ संकेत देता है या सुझाव देता है, लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात को ध्यान देना। हिडन मैसेज आर प्रेजेंट, यानी जब आपसे इम्प्लाई पूछा जाएगा तो उस पैसेज के अंदर एक छुपा हुआ संदेश होगा और उसी को आपको पकड़ना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक एक बात को आप गांठ बात कर सुन लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है 50 डेज 50 मैराथन नाम से, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर बात। चलिए भाई, आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, क्रिटिकल मैसेज या फिर क्रक्स। तो यहां से भी प्रश्न देखने को बनते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो जब भी बात किया जाएगा क्रिटिकल मैसेज की या फिर क्रक्स की, क्रूशियल मैसेज की, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इट इज क्लियरली गिवन इन द पैसेज, यानी जब आपसे क्रक्स पूछेगा या क्रिटिकल मैसेज पूछेगा तो क्रिटिकल मैसेज या क्रक्स उस पैसेज के अंदर क्लियरली मेंशन होता है, बस आपको वही ढूंढना होता है। यह गद्यांश में जो है स्पष्ट रूप से दिया गया है। द क्रक्स इज द की आइडिया दैट टाइज ऑल द डिटेल्स एंड सपोर्टिंग आर्गुमेंट टुगेदर। यानी जो क्रक्स होता है, जो सार होता है, वह क्या है, मुख्य विचार है, जो सभी विवरणों और सहायक तर्कों को एक साथ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कहने का मतलब पैसेज के अंदर जो भी डिटेल्स दिए गए हैं और पैसेज के अंदर जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उन सबको जोड़ने का काम करता है। और ये क्या होता, मेन आइडिया होता, मुख्य विचार होता, लेखक का मेन पॉइंट होता है। और वो पैसेज के अंदर क्या होता है, क्लियरली मेंशन होता है। इट इज द मेन पॉइंट, वही मैंने बताया, द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। यह मुख्य बिंदु है जिसे लेखक व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। यानी कहने का मतलब जो क्रक्स है, जो क्रिटिकल मैसेज है ना, वो पैसेज के अंदर क्लियरली मेंशन होता है और जो ऑथर होता है उस ऑथर का मेन पॉइंट होता है, मुख्य विचार होता है। यानी कि ऑथर आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, वही आपका क्या होता है, क्रक्स होता है। जैसे आपने 3 इडियट पिक्चर में देखा होगा, में क्या है कि ना, जो रणछोड़ दास चाचड़ जो है, यानी जो आमिर खान है, आपने देखा हो कि बहुत सारी चीजें बोल देता है, तो वहां पर जो टीचर होता कहता कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वही भाई क्रक्स का मतलब क्या है कि जो मेन पॉइंट, उसी की बात है। उसने बहुत सारी चीजें बोल दी, तो जब पूछता कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तो आज कहता है सर बुक्स, किताबें। तो वो जो मेन पॉइंट है ना, उसी की बात मैं कह रहा हूं, उसी को हम बोलते हैं क्रक्स। क्लियर बात। इसके बाद यहां पर आता है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है धारणा बोल सकते हो या आप पूर्व धारणा बोल सकते हो, इस बात को ध्यान देना। In the passage, an assumption is a belief or understanding that is not explicitly started but is necessary for an argument or claim to be valid। इस अनुच्छेद में धारणा एक विश्वास या समझ है जिसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन किसी तर्क या दावे के वैध होने के लिए आवश्यक है। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, अजम्पशन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी पैसेज के अंदर अजम्पशन पूछा जाएगा तो अजम्पशन क्या होता है, बिलीफ सिस्टम पे आधारित होता है ना, विश्वास पर आधारित होता है। एक पैसेज के अंदर क्या होता ना, वो इनडायरेक्ट रूप से दिया रहता है। जो पैसेज होता है, वो पैसेज में जो है आप कह सकते हैं कि आपको क्लियरली मेंशन दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गारंटेड बात होती है जो लेखक कहना चाहता है, उसी को आपको बताना है। यानी जब आप अजम्पशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पैसेज से बाहर नहीं सोचना है, आपको उसी पैसेज के अंदर रहकर सोचना है
और एक गारंटेड बात निकालनी है जो उस पैसेज के अंदर से निकल के आ रही हो और जो किसी दावे को, जो किसी आर्गुमेंट को वैलिड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो। उसी बात को यहां पर कह रहा है कि धारणा एक ऐसा विश्वास है जिसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है लेकिन किसी भी तर्क या दावे के वैध होने के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी पैसेज के अंदर जो भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, पैसेज के अंदर जो भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो भी वहां पर पैसेज में क्लेम दिया गया है ना, जो उन चीजों को वैलिड होने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी बात को ध्यान देना है। और जब भी आप एजम्पशन के सवालों को ध्यान दें तो वहां पर एक्सट्रीम वर्डों को आपको अलग करना है। ठीक है, कुल मिलाकर जो मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं ना, उसी फॉर्मूले की मदद से मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चों को नोट्स चाहिए होता है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपके सामने लिखकर लाया हूं। आगे हम बात करेंगे, यहां पर कोरोलरी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? कोरोलरी की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कोरोलरी क्या होता है। इन द पैसेज कोरोलरी refers to a consequence result that follows from a statement or argument presented within the passage। यानी अंश में जो उपफल होता है, उपनिगमन होता है, इसको उपनिगमन भी बोलते हैं, का तात्पर्य क्या है? परिणाम से है, जो अंश में प्रस्तुत कथन या तर्क से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, एक पैसेज होगा, उस पैसेज में आपके पैसेज के अंदर क्या दिया गया होगा? स्टेटमेंट होगा, इसके साथ साथ आर्गुमेंट होगा, और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को पढ़ने के बाद जो रिजल्ट निकलता होगा ना, वही हमारा क्या है? कोरोलरी है। और कोरोलरी का मतलब भी क्या होता है? परिणाम ही होता है। उसका हिंदी मतलब क्या होता है? परिणाम ही होता है। तो इस चीज को समझना आपको है। इन द पैसेज कोरोलरी रिफर्स टू अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट दैट फॉलोज फ्रॉम अ स्टेटमेंट और आर्गुमेंट प्रेजेंटेड विद इन द पैसेज। मतलब उसी पैसेज के अंदर जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका तर्क है, उस तर्क को पढ़ने के बाद जो वहां से रिजल्ट निकलेगा ना, वही आपका कोरोलरी है। ठीक है, या फिर इट में मीन्स अल्टरनेटिव, यह आपका विकल्प भी हो सकता है। तो जब भी कोरोलरी के सवाल आएंगे तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, रिजल्ट या फिर किसकी बात करेगा? एक अल्टरनेटिव की बात करेगा, विकल्प की बात करेगा। तो मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते थे उन सारी चीजों को मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। लेकिन अब मैं आपको जो फॉर्मूला सिखा रहा था ना, इसी फॉर्मूले की मदद से मैं आपको पैसेज पढ़कर सिखाऊंगा कि किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व करना है। मैंने आपको नोट चाहिए था, मैंने सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर दी, लेकिन इसी फॉर्मूले की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बेन, बी फॉर ब्रॉड, ए फॉर एलियन, एन फॉर नैरो, ई फॉर एक्सट्रीम। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बड़ा, आप सभी लोग जानते हैं, लार्ज स्केल पर बात हो रही है। तो अगर ब्रॉड पैसेज है तो ऑप्शन नैरो नहीं हो सकता, अगर नैरो पैसेज है तो ब्रॉड ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्सट्रीम वर्ड पैसेज में अगर एक्सट्रीम वर्ड आए हैं तो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, इस बात को ध्यान देना। कौन कौन से एक्सट्रीम वर्ड मैंने वो भी बता दिया। एलियन का मतलब होता है अदर बातें। पैसेज में जैसे मान लेते हैं कि पैसेज के अंदर साइंस की बात की गई है, पैसेज के अंदर मान लेते हैं कि साइंस के योगदान की बात की गई है, साइंस के योगदान की बात की गई है, लेकिन ऑप्शन में क्या कर देगा? साइंस ना, साइंस क्या है उसके बारे में बात करने लगा, तो क्या हो गया आपका? क्रॉस रेफरेंस। पैसेज में जो बात कही गई है उससे हटकर बात कही जाएगी, लेकिन पैसेज के एक दो वर्ड लाकर उसमें डाल दिए जाएंगे। क्लियर बात? चलिए अब हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये किस प्रकार से उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे पैसेज नंबर 1 की। चलिए तो सबसे पहले आपके सामने पैसेज नंबर 1 है, सीसैट 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। ये पैसेज आपका सीसैट 2024 में पूछा गया है। तो चलिए इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पहले इसको पॉज करिएगा और इस पैसेज को पढ़कर खुद इसके आंसर निकालिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने किस प्रकार से बताया है। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूं। When a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between parents and the child, since the latter consider himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disuse for love of power. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province.
The option they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in a secret. हिंदी में भी पढ़ देता हूं। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता पिता और बच्चे के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा खुद को अब अपने मामलों को खुद संभालने में सक्षम समझता है, जबकि माता पिता की चिंता से भरे होते हैं, जो अक्सर सत्ता के प्यार का वेश होता है, मुखौटा होता है। माता पिता आमतौर पर मानते हैं कि किशोरावस्था में आने वाली विभिन्न नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके क्षेत्र में हैं। हालांकि वे जो विकल्प बताते हैं वे इतने हठधर्मी होते हैं कि युवा शायद ही कभी उन पर भरोसा करते हैं और आमतौर पर गुप्त रूप से अपना रास्ता अपनाते हैं। इस पैसेज को पढ़कर आई थिंक आप भी समझ गए होंगे और मैं भी समझ गया हूं कि आखिरकार इस पैसेज में क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन फिर से मैं इसके एक एक चीजों को समझाता हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ना, इस फॉर्मूले में अगर आपको पैसेज कम भी समझ में आता है ना, फिर भी आप एलिमिनेशन करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि व्हेन अ चाइल्ड रीचेज एडोलेसेंस there is apt to be conflict between the parents and the child। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता पिता और बच्चे के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब समझिए, क्योंकि बच्चा खुद को अब अपने मामलों को खुद संभालने में सक्षम समझता है ना। सिंस द लेटर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी नाउ क्वाइट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स। अब इस बात को समझिए, जब बच्चा एडोलेसेंस में पहुंचता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, तो बच्चे के बीच में और उसके पेरेंट्स के बीच में यानी माता पिता के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी संघर्ष चालू हो जाता है। क्योंकि बच्चे को लगता है ना कि मैं अब 13, 14, 15, 16 साल का हो चुका हूं, मैं अब खुद अपने मामलों को संभाल सकता हूं। ये लोग मुझे क्या बताएंगे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं बाहर की दुनिया में जा रहा हूं, मुझे जानकारी है, मुझे इनसे ज्यादा जानकारी है, ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे, मैं इनसे ज्यादा जानकार हूं। तो बच्चे और माता पिता के बीच वहां पर क्या हो जाता है, संघर्ष जारी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब देखिए आगे पैसेज में क्या कह रहा है। वाइल द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब यहां पर बाद वाले की बात हो रही है, और ना यहां पर ध्यान दीजिएगा पहले वाले की, सॉरी फॉर्मर का मतलब पहले वाले की ना, और यहां पर लेटर बढ़ाया था तो यहां पर किसके किसकी बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही थी, चाइल्ड और पेरेंट की बात हो रही थी ना। तो यहां पे फॉर्मर किसके लिए, यहां पे पेरेंट्स के लिए आया है। वाइल द फॉर्मर आर फिल्ड विद पेरेंटल सॉलिट्यूड विच इज ऑफन अ डिसयूज फॉर लव ऑफ पावर। इस बात को समझिएगा, सॉलिट्यूड एक वर्ड आया है। जबकि माता पिता की चिंता से भरे होते हैं, जो अक्सर सत्ता के प्यार का वेश होता है। अब इस बात को समझिएगा, बच्चा तो समझता है कि मैं अपने मामलों को खुद संभाल सकता हूं, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, बाहर की दुनिया को देख रहा हूं। जबकि माता पिता इस चिंता से भरे रहते हैं और माता पिता सोचते हैं कि इस बच्चे पर मेरी मालकियत है, ये बच्चा, इस बच्चे को मैंने पैदा किया है, इस बच्चे को मैं अपने हिसाब से ढालूंगा, जैसा मैं चाहूंगा बच्चा वैसा ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बोला है जो अक्सर सत्ता के प्यार का क्या होता है, वेश होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि माता पिता ये सोचते हैं कि ये मेरी सत्ता है क्योंकि मैंने इसको पैदा किया है और इस पर प्यार का अधिकार होता है। तो मैंने वहां पर क्या बताया, जो सत्ता के प्यार का वेश होता है, एक तो माता पिता है, तो माता पिता है भाई अपने बच्चों को प्रेम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके ऊपर पावर भी दिखाते हैं, क्योंकि वो पावर दिखाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, बाहरी दुनिया के हिसाब से काम नहीं करोगे। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कि जो अक्सर सत्ता के प्यार का वेश होता है, मुखौटा होता है। माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा हमारे हिसाब से ही काम करेगा, अलग अलग हिसाब से काम नहीं करेगा। बाहर की दुनिया भले देख रहा है कि बाहर के भाई माता पिता तो अपने हिसाब से अच्छा सोचते हैं, लेकिन माता पिता बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, दबाव बनाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हिसाब से काम करोगे। लेकिन ध्यान देना, माता पिता बनना तो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता उस बच्चे पर मालिकियत कर बैठे। बच्चे का भी कुछ अधिकार है, बच्चे को भी फ्री होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब आप बच्चे के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएगी। तो फिर आगे यहां पर और बोला गया है, पेरेंट्स कंसीडर यूजुअली द वेरियस
moral problems which arise in adolescence are peculiarly their own province। अब समझिए इसी बात को, माता पिता आमतौर पर किशोरावस्था में आने वाली विभिन्न नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके क्षेत्र में है। अब समझिए, माता पिता को लगता है कि किशोरावस्था में आने वाली जो नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक समस्याएं है ना, वो सब उनके अधिकार क्षेत्र की है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किशोरावस्था में जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब बच्चा जो है उनके हिसाब से काम करे। जबकि बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अपने मामले को खुद संभाल सकता हूं। इसी वजह से दोनों के बीच में क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। माता पिता क्या हो जाते हैं, एरोगेंस हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। और वे लोग, घमंडी का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर क्या होता, लगता है कि मैंने भाई बच्चे को पैदा किया है तो मेरा अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, जो मैं कहूंगा बच्चा वैसे करेगा। और सही बात है भाई, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, समाज का भी वहां पर क्या रहता है, एक दबाव रहता है। क्योंकि समाज में वो देखते हैं कि इनका बच्चा जो है डॉक्टर बन रहा है, इनका बच्चा इंजीनियर बन रहा है, इनका बच्चा इतना परसेंटेज पाया है, इनका बच्चा इतना नंबर पाया है। तो माता पिता के ऊपर भी क्या रहता है, एक प्रेशर रहता है। और उसी प्रेशर की वजह से वो बच्चों पर भी क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। ये बात ध्यान देना। हालांकि वे जो विकल्प बताते हैं वे उतने हठधर्मी होते हैं कि युवा शायद कभी उन पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं और आमतौर पर गुप्त रूप से अपना रास्ता अपनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, द ऑप्शन दे एक्सप्रेस, यानी जो माता पिता जो ऑप्शन बताते हैं, हाउएवर आर द सो डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक उसको बोलते हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक। दैट एंड सेल्डम कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है रहस्य की बातें बताना। एंड यूजली गो दियर ओन वे इन सेक्रेट। तो वही बात है, यानी माता कह रहा है कि माता पिता यानी वे जो है, जो विकल्प उनको बताते हैं, जो रास्ता उनको बताते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हठधर्मी होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं ना। जैसे माता पिता क्या होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको यही काम करना है, तुमको ये चीज नहीं करना है, तुमको यही काम करना है। तो उसी चीज को लेकर वे क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा डॉगमेटिक रहते हैं, बहुत ज्यादा हठधर्मी रहते हैं। जबकि बच्चे को वो विकल्प पसंद नहीं आता, बच्चा कुछ और करना चाहता है। लेकिन माता पिता जो है समाज के भय से, समाज के प्रेशर की वजह से बच्चे को वो काम करवाना चाहते हैं जो उनका मन करता है। बच्चे को कहेंगे तुम डॉक्टर बनो, तुम इस चीज को पढ़ो, जबकि बच्चे का मन किसी और चीज में है। तो इसीलिए बच्चे जो है माता पिता से अपने रहस्य की बातें नहीं बताते। भाई सबसे क्लोज तो माता पिता ही थे, लेकिन माता पिता जो है, माता पिता से बच्चे जो है रहस्य की बातें को नहीं बताते हैं, रहस्य की बात नहीं बता पाते हैं। और वे जो है दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि माता पिता क्या हो जाते हैं, हठधर्मी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं तुम यही करो जो मैं कह रहा हूं, अपने हिसाब से काम ना करो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लेते हैं एक एक लड़का था, उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। अब माता पिता चाहते हैं कि उस बच्चे की शादी जो है किसी दूसरे से हो, लेकिन वो लड़का और लड़की चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपस में ही शादी करना चाहता हूं। और वही कारण होता है कि जब माता पिता उसकी शादी नहीं करवाते तो बच्चे क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना, उन बच्चों को प्यार से समझाना होगा, ये चीज वहां पर ध्यान देना है। लेकिन माता पिता क्या हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में कोटा में 5-6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। तो जब बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो बच्चे क्या कर सकते जाते हैं, वहां पे सुसाइड कर लेते हैं। या आपने देखा होगा कि एक बच्ची थी, पोस्ट वायरल भी हुआ था, उसने एक पत्र लिखा था अपनी माता को कि मेरी छोटी बहन के साथ कृपया ऐसा मत करना माता जी। उसके ऊपर प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, और भी चीजों का प्रेशर होता है, जिससे जो बच्चे होते हैं ना, एक गलत कदम उठा लेते हैं। तो आखिरकार इस पैसेज में यही बातें की गई हैं। तो आपने देखा कि सुसाइड के पैसेज में कितनी गहरी बातें छिपी होती हैं। अब आइए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और ऑप्शन में यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित अवधारणाएं स्पष्ट की। पहला कह रहा है, द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विद हिज पेरेंट बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। बिल्कुल सही बात है, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रधान, प्रधान का मतलब क्या है, अपने आप को माता पिता क्या समझते हैं, मुखिया समझते हैं। ठीक है, और वे क्या होते हैं, मुखर होते हैं। वही बात
मुखर का मतलब क्या है, वही चीज आप बोल सकते हैं, डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं ना, वो घमंडी, यहां पर एक्चुअल में घमंडी वर्ड आना चाहिए था, ठीक है, हठधर्मी आपका वर्ड यहां पर आना चाहिए था। तो यही बात तो पैसेज के अंदर कही गई है, और यहाँ पे अजम्पशन वाला सवाल आया है। तो अजम्पशन वाले सवाल में क्या करना, आपको पैसेज के अंदर ही रहकर सोचना है। तो वही बात मैंने आपको क्या बताई कि किशोर अपने माता पिता के साथ सहज महसूस नहीं करते क्योंकि वे प्रधान और क्या होते हैं, मुखर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही बात तो पैसेज के अंदर कही गई है। दूसरा देखते हैं, द एडोलेसेंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट। आधुनिक समय के किशोर माता पिता के प्रति अधिक सम्मान नहीं रखते। क्या ये बात पैसेज में कहीं कही गई है? नहीं कही गई है, एक क्रॉस रेफरेंस है, एलियन है। मैंने आपको क्या बताया एलियन में, कि पैसेज में कुछ बात कही गई है, और जो ऑप्शन होगा ना उसमें एक आध ऑप्शन ऐसे होंगे जो बात को घुमा देगा, कुछ अलग बात कही जाएगी, लेकिन पैसेज के थीम के एक दो वर्ड वहां पे डाल दिए जाएंगे और आपको लगे वो भी सही है। जैसे इसमें कह रहा है कि आधुनिक समय के किशोर माता पिता के प्रति अधिक सम्मान नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए आधुनिक समय की बात कर लिया, मॉडर्न टाइम की बात कर लिया है, और यहां पर बस यहां पर क्या उसने कर दिया है, एडोलेसेंस वर्ड डाल दिया है, और आपको लगेगा एडोलेसेंस तो पैसेज में भी आया है और यहां ऑप्शन में भी दिख रहा है और आप टिक करके चले आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर इस चीज का जिक्र ही नहीं किया है कि आधुनिक समय के जो माता पिता हैं वो सम्मान नहीं रखते। भाई इसकी बात तो कहीं किया ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको भी देख रहे हैं। भाई ये क्रॉस रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। तो जब हमारे साथ आप रहकर पैसेज को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पैसेज को सॉल्व करने का जो नजरिया था ना वो बिल्कुल मैं चेंज कर दूंगा। इस बात को ध्यान देना है। एक एक पैसेज को मैं इस तरीके से समझाऊंगा ना कि आपका नजरिया बदल जाएगा। आप सोचेंगे सर इसी तरह से क्या पैसेज सॉल्व हो सकते थे, मैंने पहले कभी नहीं ऐसा पढ़ा, क्यों पढ़ा। तो उन्हीं चीजों को मैं आज सिखाने वाला हूं। चलिए भाई, अब इसी पर देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बोला गया है। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं उस फॉर्मूला को बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो यहां पर देखिए सेंट्रल आइडिया की बात किया है, सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव की बात किया है। अब देखिए सारे ऑप्शन यहां पर पढ़ेंगे। Parents in journal may not be much help when children are on their own way to becoming adults. जब बच्चे वयस्क होने की ओर अग्रसर होते हैं तो माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। यही बात तो कहा गया कि जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, जब बच्चे एडोलेसेंस एज में आते हैं, तो माता पिता यानी पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चों का उतना साथ नहीं देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने मामलों को खुद संभाल सकता हूं, जबकि पिता जो माता पिता होते क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। वो हठधर्मी हो जाते हैं, डॉगमेटिक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरे हिसाब से काम करो क्योंकि मैंने तुमको पैदा किया है, तुम मेरे हिसाब से चलोगे। तो भाई वही बात तो यहां पर कहेगी, जब बच्चे वयस्क होने की ओर अग्रसर होते हैं तो माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन दियर लाइफ इन अननेसेसरी। भाई देखिए अब समझिए उसी फॉर्मूले का, जो मैंने फॉर्मूला बताया था BANE, उसी फॉर्मूले की मदद से एलिमिनेट करेंगे। यहां पर कह रहा है कि व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन दियर लाइफ इन अननेसेसरी। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनके जीवन में माता पिता की भागीदारी अनावश्यक हो जाती है। क्या ये पैसेज में कहीं लिखा गया है? भाई पैसेज में तो कहीं नहीं, पैसेज में कुछ बात और कह रहा है, लेकिन यहां पर कुछ और बात कही गई है। लेकिन पैसेज की थीम के एक दो वर्ड यहां पर लाके डाल दिए गए हैं। जैसे देखिए यहां पर एडोलेसेंस डाल दिया गया, पेरेंट्स डाल दिया गया, तो पैसेज के एक दो वर्ड यहां पर डाल दिया जाए, जो पैसेज की थीम है ना, उस पैसेज की थीम के एक दो वर्ड लाकर डाल देगा, और आपको लगेगा कि पैसेज में ये शब्द तो आया था, इसका मतलब ये भी सही होगा, जबकि वहीं पर आप फंस जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एलियन है, क्रॉस रेफरेंस है। ये आपका क्या होगा, एलियन है। ये आपका क्या है भाई, एलियन है, यानी कि क्रॉस रेफरेंस है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है, एलियन है यानी कि क्रॉस रेफरेंस है। दूसरा देखते हैं, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली। आधुनिक समय में एकल परिवारों का बच्चा
बच्चों का उचित पालन पोषण सक्षम। देखिए क्या यहाँ पे मॉडर्न डे फैमिली की बात की गई है? एक बात बताना, जब हम लोग पैसेज को पढ़ रहे थे तो क्या इस पैसेज में क्या मॉडर्न डे की बात की गई थी? नहीं की गई थी। मॉडर्न डे की बात की गई थी? नहीं की गई थी। तो मैंने आपको क्या बताया, पैसेज के अंदर में क्या होता है, जो एलियन वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्रॉस रेफरेंस दिया रहता है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली। आधुनिक समय में एकल परिवार बच्चों का उचित पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं एकल परिवार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एकल परिवार की। और उसके साथ साथ यहां पे मॉडर्न टाइम की बात कर लिया गया। तो आपने देखा कि पैसेज में ग्लोबल लेवल पे बात कही गई, क्योंकि किशोरावस्था में सभी बच्चों की बात की गई है, वहां पर किसी पर्टिकुलर परिवार की नहीं बात की गई है। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि आधुनिक समय के एकल परिवार बच्चों का उचित पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। जबकि ये जो ऑप्शन बनाया गया है ना, इस ऑप्शन में क्या किया गया है? नैरो बना दिया गया है, क्योंकि यहां पर एकल परिवार की बात कर लिया है, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर लिया गया है। क्या पैसेज तो ब्रॉड सेंस में था, लेकिन यहां पर क्या इसको बना दिया गया? नैरो बना दिया गया। इसका मतलब ये भी आपका गलत होगा, लेकिन पैसेज की थीम के कुछ वर्ड यहां पे वो डाल सकता था, लेकिन यहां पे डाला भी नहीं है, तो आपका ये नैरो वाला हो गया। फिर देखिए, इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंस टेंड टू बी स्टबबॉर्न, डिसओबीडिएंट एंड केयरलेस। आधुनिक समय समाज में किशोर जिद्दी, अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं। क्या इसकी बात कहीं पर किया गया है? नहीं किया गया भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आधुनिक समाज की बात कर लिया है। पैसेज में तो ब्रॉड सेंस में बात की गई थी, जबकि इसमें क्या कर दिया? नैरो बना दिया गया है। या आप इसको एलियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, पैसेज में कुछ बात और कही गई है, जबकि इस ऑप्शन में कुछ बात और कही है। लेकिन पैसेज की थीम के एक दो वर्ड डाल दिए हैं, जैसे यहां पर किसकी बात कर लिया? एडोलेसेंस की बात कर लिया है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी कि कैसे हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। चलिए भाई, अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैसेज ये भी आपका सीसैट 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी अगर हम बात करेंगे। चलिए इस पैसेज में हम लोग देखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस पैसेज में भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इस पैसेज की जब भी हम यहां पर बात करेंगे तो कह रहा है कि टुडे इफ वी कंसीडर सिटीज सच एज अ न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस एज सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज इन द वर्ल्ड, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their presence. The backbone of system theory is the process of translating social, spatial and cultural desirable into mathematical model using computing statistics, optimization and algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were expert in these domains. This was because these were subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको यहां पर चीजें क्लियर होंगी। क्या क्लियर होंगी? ध्यान देना। कह रहा है कि आज अगर हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से कुछ मानते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके परिसर में भारी सिस्टम दृष्टिकोण वाली योजनाएं थोपी गई थी। जाहिर सी बात है, यही बात बोला गया है। तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर कह रहा है कि इफ वी कंसीडर सिटीज, कौन कौन? जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, the most iconic cities in the world, it is because plans carrying heavy system approach were imposed on their precinct. तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, पेरिस जैसे शहरों की बात कर रहे हैं, तो सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से हम इनको मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके परिसर में भारी सिस्टम दृष्टिकोण वाली योजनाएं थोपी गई थी। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां की जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहां की जो योजनाएं थी ना, वो जैसे पहली थी वैसे आज भी हैं। वहां ऐसा नहीं, जबकि इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर अगर रोड बनना होता है
तो पहले रोड बन जाएगा, बाद में लोगों को समझ में आएगा कि यहां पर तो पाइपलाइन डलवानी थी, पाइपलाइन, तब उसको रोड पे खोद कर पाइपलाइन डलवाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब पाइप बढ़ जाएगी इसके बाद उनको फिर लगेगा कि नहीं नहीं, यहां पे तार को भी अंदर से लेकर जाना था, यहां पर तार को भी अंदर से लेकर जाना था। तो इंडिया के अंदर वो सिस्टम नहीं है, इंडिया के अंदर उस तरीके से सिस्टम्स नहीं है। तो जबकि वहां पर क्या बोला गया है, इस बात को समझिएगा। जैसे ये बात है ना, भारत की मैं रिस्पेक्ट लेकर मैं समझा रहा हूं, भारत के रिस्पेक्ट में उसको समझा रहा था। जबकि वहां पर क्या बोला गया है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस जैसे शहर है, इनको हम लोग प्रतिष्ठित शहरों में इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके परिसर में जो भी सिस्टम थी ना, वो बेहतर भारी सिस्टम दृष्टिकोण वाली योजनाएं थोपी गई थी। सिस्टम सिद्धांत की ऋण सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक वांछनीयताओं को कंप्यूटिंग, सांख्यिकीय और अनुकूलन समस्याओं को तैयार करने और हल करने की एल्गोरिथम तरीके का उपयोग करके गणितीय मॉडल में अनुवाद करने की प्रक्रिया है। सही बात है। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशल एंड कल्चरल डिजायरेबल इनटू द मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग कंप्यूटिंग, स्टैटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड द एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। सही बात है। यहां पर क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने का अगर आप प्रयास करेंगे, इसका जो सेंस है उस चीज को समझिए। जैसे एक किसकी बात कर रहा है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर बात किसकी कर रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहा है। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सभी जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। आगे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, हाँ, मैं थोड़ा सा आपको और भी समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्टिव चीज है और उस सब्जेक्टिव चीज को ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो सब्जेक्टिव चीज को अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, चीजों को कुछ इस तरीके से बनाना होगा, उस तरीके से सेट करना होगा, डेटा को इस प्रकार से सेट करना होगा कि आपको वहां पे जितने भी लोग हैं उनको पसंद आए। कौन से जोग्राफिकल एरिया, मतलब कौन से लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, किस प्रकार के लोगों को चीजें दिखाई जानी चाहिए, कैसे लोग इस चीज को खरीदेंगे, उस चीज पर काम करने की बात हो रही है। अब जब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं, जैसे आपने देखा होगा पान मसाला का ऐड। तो जब पान मसाला का ऐड किया जाता है तो पान मसाले के ऐड को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। बड़े बड़े एक्टर से उसकी प्रचार कर दिया जाएगा। या उससे आप किसी का भी, आपने देखा होगा कि जो घड़ी आती है, जो आप उससे बोलते हैं डिटर्जेंट, सॉरी, निरमा डिटर्जेंट की बात होती है, तो वहां पर उसका प्रचार इस तरह से किया जाता है ना, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया चीज है। किसी भी चीज का अगर प्रचार किया जा रहा है तो उसको लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, वो चीज मेन होती है। जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट, तो चॉकलेट की मैं बात करूं, एक बाहर की कंपनी चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूं, तो चॉकलेट ने एक सब्जेक्टिव चीज को ऑब्जेक्टिव कैसे बना दिया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे चॉकलेट की मैं बात करूंगा तो चॉकलेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया ना कि लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, चॉकलेट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब चॉकलेट, आपने देखा होगा कि पहले जो चॉकलेट होता था वो केवल बच्चों के लिए, बच्चे के लिए होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि भाई बच्चे चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसी चॉकलेट की जब बात होने लगी तो आपने देखा चॉकलेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया। जब चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट किया जाता, प्रचार किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि एक सुंदर लड़का, एक सुंदर लड़की, और होठों से जो है चॉकलेट पिघल रही है और दोनों क्लोज आ रहे हैं और क्लोजर शॉट को वहां पर कैप्चर किया जाता है। तब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, जवानी में भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये चॉकलेट। और आप ऊपर से आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन दिवाली में कुछ मीठा हो जाए, भाई जबकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भारत में तमाम प्रकार की मिठाइयां हैं, लेकिन बड़े बड़े एक्टर से कैसे उसको रिप्रेजेंट कराया जा रहा है कि कुछ मीठा हो जाए। अमिताभ बच्चन भी आते, कुछ मीठा हो जाए। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उस चीज की बात यहां पर हो रही है। तो वही बात यहां पर बोला गया है
कि जो भी चीजें हैं वो सामाजिक है, स्थानिक है, सांस्कृतिक है, जो भी चीजें दी गई हैं उनको जो है लोगों के अनुरूप किस प्रकार से ढालना है, क्योंकि सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उस चीज को, उसके डेटा को, उसके फंक्शन को किस प्रकार से कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना है ना, वही बात। और उस चीज को करने के लिए जो विशेषज्ञ लोग थे उनको दिया गया है। तो यहां पर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, एक दूसरे से सभी लोग क्या है, कनेक्टेड हैं, वही बात हो रही है। पश्चिम के शुरुआती विश्वविद्यालयों में नियोजन में पेशेवर को प्रशिक्षित करना शुरू किया था, वही बात यहां पर बोला गया है। द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन प्लानिंग सर्व्ड ऑन द मोस्ट इंजीनियस प्लानर्स हु वेर एक्सपर्ट इन दीज डोमेन्स। वही बात मैंने बताया कि उनको क्या किया जाता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है जो उस चीज में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। अब जैसे मैंने आपको वहां पर बताया कि एक सीधी सीधी बात है, मैंने एक एग्जांपल की मदद से समझाया कि अगर जो एक्टर है, भाई एक्टर क्या है, उनका काम ही क्या है, एक्टिंग करना, और चीजों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए बेस्ट है। तो इसलिए बड़े बड़े एक्टर से चीजों को रिप्रेजेंट कराया जाता है। जो सब्जेक्टिव चीज है ना उसको ऑब्जेक्टिव बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने एग्जांपल भी देकर आपको समझाया। तो जो वहां पर विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती है, और भाई वही बोला गया ना, उनको ट्रेनिंग देना चालू। जो एक्टर्स लोग हैं वो किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, या अपने अपने विषय के जो महारथी लोग थे उनकी बात यहां पर हो रही है, जो इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वही विषय नियोजन पाठ्यक्रम में समाहित हो गए थे जिनकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वास्तुकला थी। भाई अब यहां पर आपको इसके मीनिंग को समझना है। दिस वाज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट्स वेर एब्सोल्यूटेड इनटू द प्लानिंग करिकुलम दैट्स इट्स रूट्स इन द सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ये सब। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सब जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और वही बात क्या है, जो सब्जेक्टिव चीज है ना उसको इस प्रकार से इंटरेस्टिंग बनाना है कि लोगों उसको क्या करें, पसंद करें। भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी चीज की मैं बात कर रहा हूं, उसको इस प्रकार से डेटा में सेट करना है, इस प्रकार से लोगों के बीच लेकर जाना है, रिप्रेजेंट करना है। उसकी डेमोग्राफी क्या होगी, उसकी साइकोग्राफी क्या होगी, इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है कि उस क्षेत्र के लोग उसको किस प्रकार से पसंद करें ना। जो चीज जहां के लोग पसंद कर रहे हैं वो सबसे पहले उसकी जड़ों को हमको पकड़ना पड़ेगा कि कहां के लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। और लास्ट में यहां पर बात कर लिया है, इन इंडिया द एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। में यहां पर क्या बोला है, भारत में नियोजन और इसकी शिक्षा पश्चिम, भारत की बात करें तो भारत में क्या इससे डिफरेंट है। वही बात मैंने आपको शुरुआत में बताया। इंडिया के अंदर क्या है ना, इंडिया के अंदर जो है वेस्ट की जो कंट्रीज है उनसे अलग है। भारत में ऐसा नहीं, भारत में तो किसी चीज की प्लानिंग उस तरह से हो ही नहीं पाती, बाद में लोग प्लानिंग करते हैं। जब काम हो जाता बाद में प्लानिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पर एग्जांपल दिया, रोड बन गई, इसके बाद वहां पे पाइप डलवा रहे हैं, फिर उनको समझ में आया नहीं नहीं यहाँ पे तार भी अंदर लेकर जाना था। तो उस चीज की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर कुल मिलाकर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है। मैंने इसको एग्जाम्पल की मदद से समझा जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। और आखिरकार इसका मतलब यही है, यहां पर बात किसकी हो रही, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये बात है। अब यहां पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा इस बात को समझिए, जब भी आपके सामने कोई पैसेज दिया जाएगा ना तो सबसे पहले आप उस पैसेज को पढ़ने के बाद उस पैसेज को जब आप पढ़िए तो सबसे पहले पता करिए कि पैसेज किस सेंस में बात कर रहा, ब्रॉड है कि नैरो है। तो अगर मैं इस पैसेज की बात करूंगा ना तो ये पैसेज आपका क्या है, ब्रॉड है। ये पैसेज आपका क्या है, ब्रॉड है, क्योंकि यहां पे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और बहुत सारे शहरों की बात हो रही है। इंडिया की बात तो लास्ट लाइन में की गई है, ये ब्रॉड पैसेज है। अब देखना मैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। वही यहां पर क्या पूछा है, इन्फरेंस पूछा, रेशनल इन्फरेंस के बारे में पूछ लिया है। चलिए भाई, तो अब मैं देखो कैसे आपको बताता हूं।
देखिए कैसे आप गलत करेंगे, इन इंडिया गलत, इन इंडिया गलत, तुरंत गलत करेंगे, क्योंकि जो पैसेज है ना, ये पैसेज जो है ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है। पैसेज में इंडिया के अंदर, तो इंडिया के बारे में तो लास्ट लाइन में बोली गई है भाई, इंडिया के बारे में तो लास्ट लाइन में बोली, इसका मतलब जो पूरा पैसेज है ब्रॉड लेवल पे बात कर रहा है। जबकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इंडिया के बारे में बात की, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन द अर्बन। भाई पैसेज आपका ब्रॉड है और दो ऑप्शन आपको ऐसे दिए जिसमें इंडिया के बारे में बात किया गया है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए, आप इनको तुरंत गलत काटेंगे, फट से गलत काटिए। भाई भारत में नगर प्रशासन नौकरशाही के अधीन है, जिसमें शहरी नियोजन और प्रबंधन, इसकी बात हो रही है, नहीं हो रही, क्या इसकी बात हो रही, नहीं हो रही है। दो के दो ऑप्शन आपके ऐसे रॉन्ग हो गए। तीसरा देखिएगा, विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन द वेरी डिफिकल्ट। हमारी शहरों क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उसमें नियोजित विकास बहुत मुश्किल है। क्या यहां पर कहीं पर जनसंख्या के बारे में बात की गई है? क्या यहां पर गरीबी की बात की गई है? नहीं। तो ये आपका क्या है, क्रॉस रेफरेंस है, ये आपका एलियन है, ये आपका क्या है, एलियन वाला पार्ट है। पैसेज में बात कुछ और कही जा रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कुछ बात और कह दिया है, लेकिन पैसेज की थीम के एक दो वर्ड यहां पे डाल दिए हैं, जैसे अर्बन एरियाज इसमें डाल दिया है ना, डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट, ये सब थोड़ी चीजें डाल दिया है, जबकि यहां पर इन चीजों की बात हो ही नहीं रही, तो आपका ये क्या है, एलियन है। तो जो हमने फॉर्मूला आपको सिखाया BANE, तो इसकी मदद से तो आपने ऐसे देख लिया, दो ऑप्शन आपके नैरो थे, एक ऑप्शन आपका एलियन, तो बचा हुआ आपका ए अपने आप सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम में विविधतापूर्ण अंतः विषय दृष्टिकोण होना चाहिए, वही बात मैंने बताया, कैरिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वही मैंने बताया कि शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम में विविधतापूर्ण और अंतः विषय दृष्टिकोण होना चाहिए। सही बात है कि सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या लगे, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ना लगे बल्कि एक खेल लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ये पैसेज मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ के मैंने समझाया केवल आपको समझाने के लिए। मैं कह रहा हूं कि पैसेज में आपको कुछ आवे और चाहे ना आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इस पैसेज को एक बार फट से पढ़ा, इसके बाद तुरंत गए पैसेज में, आप केवल समझ लीजिए यहां पर ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है, आप ऐसे समझ सकते, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे बहुत सारे कंट्रीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ब्रॉड पैसेज है। और यहां पर दो ऑप्शन इंडिया के बारे में बात करें तो मतलब नैरो, ये बात तो पैसेज के अंदर की ही नहीं गई, एलियन है। तीन ऑप्शन खटाक से गलत, चौथा आप पहला ऑप्शन टिक करके चले आए। पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी बहुत ज्यादा आपको, आप एक सरसरी निगाह में पढ़ लीजिए। क्लियर? तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी दिया मुझसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते, इसी पैसेज पे है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन, पैसेज आपका वही है, इसमें अजम्पशन आपसे पूछा है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित अवधारणाएं बनाई गई हैं। यहां पर इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रिवेलेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। देखिए अजम्पशन की बात हो रही ना, तो अजम्पशन में मैंने आपको क्या बताया, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे आधारित होता है, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे क्या होता है, आधारित होता है। आप वहां से एक गारंटेड बात निकाल सकते हैं। India universities at present have no capacity of potential to import training in system approach. वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय में सिस्टम दृष्टिकोण से प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई क्षमता या संभावना नहीं। भाई इसकी बात तो हो नहीं रही है। जब आपने पैसेज पढ़ा था तो पैसेज में आपने यहां पर क्या देखा था, द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन प्लानिंग सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस प्लानर्स। तो यहां पर वेस्ट की यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी, तो यहां पर वेस्ट के यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी, इसकी बात तो हो नहीं रही थी। जबकि यहां पर बोला है वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय में सिस्टम दृष्टिकोण से प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई क्षमता या संभावना नहीं है, इसकी बात तो कहीं नहीं गया। ये आपका वेस्ट अजम्पशन तो हो नहीं सकता, ये आपका गलत हो गया। अजम्पशन का मतलब क्या है कि पैसेज के अंदर से आप एक गारंटेड बात निकाल के सामने ले आइए।
ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इंडिया नीड्स अ जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रिवेलेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। भारत को आधुनिक शहरी अभ्यास में संबंधित ज्ञान वाले शहरी पेशोरी की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता। बिल्कुल ये हो सकता है भाई, अजम्पशन है, अजम्पशन का मतलब पूर्व धारणा, तो ये चीज बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट में इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई थी। भारत में नियोजन और इसकी शिक्षा पश्चिम से अलग है, अलग है, ये बात यहां पर कही गई है। तो यहां से हम लोग एक अजम्पशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि इंडिया में भाई, भारत में आधुनिक शहरी अभ्यास से संबंधित ज्ञान वाले शहरी पेशरों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। बिल्कुल है भाई, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रिवेलेंट टू मॉडर्न अर्बन। भाई उसमें ये बोला है कि वेस्ट कंट्रीज में अलग सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो इंडिया में ऐसा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल है, यहां से एक अजम्पशन निकल सकता है, एक गारंटेड बात हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ए वाला ऑप्शन, ए वाले ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इंडिया के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। ये बिल्कुल बात यहां पर नहीं कही गई है, एलियन है। लेकिन इसमें जो ये बात यहां पर कही गई, यहां पर बोला भारत को आवश्यकता है, तो ये चीज आपकी सही हो सकती है, तो ये वाला आपका सही है। और पैसेज के अंदर जब आप सॉल्व करें तो वहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही चुनना है, इस बात को समझना। तो यहां पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ओ फर्स्ट, यानी ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, इस बात को ध्यान देना। आई होप आप सभी लोगों को पैसेज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व करना होता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला के साथ साथ मैंने आपको सब कुछ बताया, इन्फ्रेंस क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, कोरोलरी क्या होता है ना, इंप्लाई क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको सिखाया। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, एक बार सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के बाद सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका जो नोट्स है, इसका जो यहाँ पे लिखा गया, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।